सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। अपन पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड इसोफेगस। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह के डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक होंगे मेजर और एक होंगे माइनर। माइनर का मतलब जिनकी टर्म पर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड इसोफेगस में से मेजर डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ा चुका जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की परिभाषा से लेकर सर्जिकल मैनेजमेंट तक पूछे जाने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ा दिया। शायद उम्मीद है कि बेहतर आपको समझ में आया होगा। अब अपन को पढ़ना है स्टोमक के माइनर डिसऑर्डर, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उनमें क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे अपन डील करने वाले हैं। तो माइनर डिसऑर्डर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन पेप्टिक अल्सर के बचे हुए हैं जिनको भी बता देता हूं आपको। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने पेप्टिक अल्सर पूरा करा दिया। पेप्टिक अल्सर की इटियोलॉजी के अंदर मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, नंबर 1 कॉज हेलियोबैक्टर पाइलोराई होता है। अगर एग्जाम में आए तो ये आंसर देना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक इरिटेंट का यूज करने से भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और इक्के दुक्के फैक्टर इसमें दिए जाते हैं। जिसे पेप्टिक अल्सर का एक और बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है जिसका नाम है जेनेटिक फैक्टर, या अपन बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक फैक्टर या फिर अपन बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली में पेप्टिक अल्सर है तो आने वाले जनरेशन में भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। यह हॉस्पिटल से कलेक्ट डाटा के आधार पर है। दूसरा एक और वर्ड, पेप्टिक अल्सर ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसानों के अंदर कॉमन होता है। यह भी हॉस्पिटल से गैदर किए गए डाटा के आधार पर है, जिसमें बताया जाता है कि पेप्टिक अल्सर बहुत कॉमन होता है। 50% से ज़्यादा जो पेप्टिक अल्सर के मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं उनमें ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर आर मोर कॉमन इन पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर तो पेप्टिक अल्सर कॉमन होता है, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर तो पेप्टिक अल्सर कॉमन होता है, परंतु ब्लड ग्रुप ए के अंदर गैस्ट्रिक कैंसर कॉमन होता है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर गैस्ट्रिक कैंसर कॉमन होता है। तो कभी रिस्क फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आंसर आपको देने हैं, द पेप्टिक अल्सर आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, द आंसर इज ओ। द गैस्ट्रिक कैंसर इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, द आंसर इज ब्लड ग्रुप ए। किसी किसी बुक में एक और कंडीशन देखेंगे अपन, वह पर्सन जो गैस्ट्रिक इरिटेंट का इस्तेमाल नहीं करता। एच पाइलोराई की रिपोर्ट भी उसमें नेगेटिव आई है, इसके बावजूद हर 2 महीने में उसको अल्सर हो रहे हैं। तो एमआरसीपी या एमआरआई के द्वारा कई बार पेनक्रियाज या ड्यूडेनम की स्टडी की जाती है और कभी कभार उसका कारण मिलता है कि पेनक्रियाज या ड्यूडेनम में कोई ट्यूमर हो गया है। उस ट्यूमर में पाई जाने वाली सेल बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही, और आपको भली भांति ज्ञान है कि गैस्ट्रीन हार्मोन के सीक्रेशन से स्टोमक ज्यादा स्टिमुलेट होगा, एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे ऐसे इंसान में रिकरेंट पेप्टिक अल्सर होने लग जाएंगे। तो यह एक रेयर कंडीशन होती है और इस पर्टिकुलर रेयर कंडीशन का नाम है जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। इस पर्टिकुलर रेयर कंडीशन का नाम है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या डेवलप हो जाता है वो देखें आप। बताया जाता है जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम के अंदर या तो ट्यूमर डेवलप हो जाता है पेनक्रियाज में, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, पेनक्रियाज में कोई ट्यूमर हो गया जो गैस्ट्रीन का बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन कर रहा है, या ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में पाई जाने वाली जी सेल का ट्यूमर हो गया।
पेनक्रियाज या ड्यूडिनम में होने वाले इस ट्यूमर की वजह से एक्सेसिव सीक्रेशन होने लग जाएगा गैस्ट्रीन हार्मोन का। जब गैस्ट्रीन हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन होने लग जाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइपर सीक्रेशन होने लग जाएगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जिनसे HCl का सीक्रेशन बढ़ गया, और जब HCl का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है पर्सन में बार बार स्टोमक डैमेज होने लग जाएगा, बोले तो पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाएगा। इट इज कंसीडर्ड एज द ट्रायड ऑफ जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। देखें, पेनक्रिएटिक और ड्यूडिनल ट्यूमर हुआ, पेनक्रिएटिक और ड्यूडिनल ट्यूमर हुआ कंडीशन नंबर 1, जिसकी वजह से हाइपर सीक्रेशन हुआ गैस्ट्रिक जूस का कंडीशन नंबर 2, और कंडीशन नंबर 3 जिसकी वजह से स्टोमक की अंदर वाली दीवार डैमेज हो गई, बोले तो बार बार पेप्टिक अल्सर होने लगा। तो जोलिंगर एलिंजन सिंड्रोम इज ए पर्टिकुलर कंडीशन इन विच देयर इज ए हाइपर सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम द ट्यूमर डेवलप्स इनसाइड द पेनक्रियाज और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो इसकी वजह से भी जब कोई कारण नहीं मिलता तो किसी किसी इंसान में रेयर टू रेयरेस्ट ये वाला कारण दिया जाता है जिसका नाम है जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। तो ये एटियोलॉजी में 2-3 एडिशनल बातें हो गई। साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आप GERD में भी अभी अपन इस्तेमाल करेंगे, साथ में स्टोमक अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में भी अपन ने दिया था। तो लंबे समय तक यदि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाए, चूंकि PPI कौन सी सेल पर एक्ट करने वाले हैं, पैराइटल सेल पर, तो ये वाले सब्सटेंस या ये वाली दवाइयां पैराइटल सेल को इनहिबिट कर देंगी। चूंकि पैराइटल सेल से HCl के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सीक्रेशन होता है, तो इस पर्टिकुलर दवाई के लंबे समय तक इस्तेमाल होने की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। और आप सभी को ज्ञान है कि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी और इंसान में डेवलप हो जाएगा परनीशियस एनीमिया। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ PPI, लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल कौन सी बीमारी कॉज कर सकता है? तो आंसर आपको देना है परनीशियस एनीमिया। आंसर आपको देना है परनीशियस एनीमिया। द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लीड टू परनीशियस एनीमिया। लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल कौन सी कंडीशन कॉज कर सकता है? आंसर है PPI। अब ऐसा भी नहीं कि 2 दिन आपने ओमेपैराजोल ले लिया तो परनीशियस एनीमिया नहीं, 6 महीने, 8 महीने, साल, 5-5 साल तक लोग लगातार खा रहे हैं तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ PPI। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ PPI कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? द आंसर इज परनीशियस एनीमिया। तो ये बचे हुए क्वेश्चन थे जिनका जवाब मिल गया। पेप्टिक अल्सर कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसानों में कॉमन है? आंसर इज ब्लड ग्रुप O। गैस्ट्रिक कैंसर किसमें कॉमन है? आंसर इज ब्लड ग्रुप A। व्हाट इज द जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम? इट इज ए ट्यूमर विच सीक्रेट द गैस्ट्रीन डेवलप्ड इनसाइड द पेनक्रियाज और ड्यूडिनम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच कॉज रिकरेंट पेप्टिक अल्सर। और PPI का लंबे समय तक इस्तेमाल क्या कॉज करेगा? आंसर है परनीशियस एनीमिया। ये जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम का ट्रायड आपने देख लिया। कम ऑन टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो खासकर डेवलप होता है जब किसी इंसान का आधा स्टोमक निकाल दिया जाता है। किसी भी इंसान के आधे स्टोमक को रिमूव करने की वजह से डेवलप होने वाली पर्टिकुलर कंडीशन का नाम होता है डंपिंग सिंड्रोम। डेवलप होने वाली पर्टिकुलर कंडीशन का नाम होता है डंपिंग सिंड्रोम। चलें तो अपना माइनर डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम? लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसका नाम था सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है आधा स्टोमक या खासकर पाइलोरिक एंट्रम वाला पार्ट अपन ने रिमूव कर दिया।
अब होगा ये कि स्टोमक का साइज हो चुका है छोटा। इस पर्टिकुलर सर्जरी के बाद आफ्टर द सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी जो फूड इंसान खाएगा वो स्टोमक के अंदर आएगा। चूंकि इसका साइज छोटा हो गया है तो यह फूड बहुत जल्दी से स्टोमक से ड्यूडेनम में डंप होने लग जाएगा। इसका मतलब है स्टोमक के अंदर जो बेहतर तरीके से पाचन होना चाहिए वह पाचन नहीं हो पाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड स्टोमक से ड्यूडेनम में डंप होने लग जाएगा, जिसकी वजह से खाना खाने के 15 to 30 मिनट बाद, 15 से 30 मिनट के बाद मरीज में कुछ पर्टिकुलर सिम्टम डेवलप होने लग जाएंगे। इंसान में आधा स्टोमक निकालने के बाद 15 से 30 मिनट बाद कुछ सिम्टम डेवलप होने लग जाएंगे। उन पर्टिकुलर सिम्टम का नाम होगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। उसके अलावा इन पर्टिकुलर इंसान में टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, कंफ्यूजन, डिजीनेस, इस तरह के सिम्टम भी आने लग जाते हैं। अच्छा, अनडाइजेस्टेड फूड बिना पाचन के ही स्टोमक से ड्यूडेनम में जा रहा है तो ये सिम्टम आने तो कॉमन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम आते हैं। और बहुत सारे सिम्टम कौन कौन से आते हैं उनकी चर्चा करें अपन। टेकीकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, डाईफोरेसिस होता है। डाईफोरेसिस चक्कर आने लग जाते हैं, बोले तो डिजीनेस डेवलप हो जाती। ये सारे के सारे फीचर पर्सन में आने लग जाएंगे। आप सभी साथी यहां तक तो समझ पा रहे हैं कि सर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग डेवलप होते हैं, ये तो सही है क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्टोमक से जल्दी से डंप हो रहा है ड्यूडेनम में। परंतु ये क्या मतलब हुआ? टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डाईफोरेसिस, डिजीनेस और कभी कभार तो कंफ्यूजन जैसी अवस्था भी डेवलप हो जाती है। देखिए, इसका एक कारण माना जाता है, हमेशा ये डेवलप नहीं होते। ये जो कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं यह सामान्यतः तब डेवलप होते हैं जब पर्सन हाई स्वीट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करता है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करता है यूजुअल तौर पर, तब जाकर ये वाले सिम्टम ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पर्सन ने हाई कार्बोहाइड्रेट खाया तो देखो, एक तो स्टोमक वैसे ही आधा अधूरा है, जल्दी खाली हो जाएगा ये। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट खाया है तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से तो वैसे ही जल्दी खाली होता है। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट बिना पचे हुए या जो टाइलिन है वो इसका पाचन करके जल्दी से डंप हो जाएगा। बहुत जल्दी से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट यहां पर डंप हो गई। कार्बोहाइड्रेट ड्यूडेनम में पहुंचा तो तुरंत इसका एब्जॉर्प्शन होना भी स्टार्ट हो गया। पाचन होते ही इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होने का मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइए तो 2 घंटे 1.5 घंटे में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोमक से जल्दी से खाली हो गया। तो आपके ब्लड में 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। चूंकि जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, पेनक्रियाज के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा इंसुलिन, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना है तो इंसुलिन का सीक्रेशन भी बढ़ा दिया जाएगा। और चूंकि इंसुलिन जितना भी ग्लूकोज है उसको ढूंढ के लीवर में ले जाकर ग्लाइकोजन बना देगा, जिसकी वजह से अचानक से इंसान की बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या डेवलप हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। तो डंपिंग सिंड्रोम का एक फीचर होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या हमेशा डेवलप होगा? नहीं,
यह सामान्यतः कब डेवलप होगा? जब इंसान हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करेगा। और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से क्या होगा? देखो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया तो स्टोमक जल्दी खाली होगा। अच्छा, स्टोमक पहले से आधा है तो भी जल्दी खाली होगा। जल्दी खाली हुआ तो ग्लूकोज का जस्ट यहां पाचन हो जाएगा। पाचन होते ही 1-1.5 घंटे में एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जल्दी से बढ़ेगी। नॉर्मली 3-4 घंटे में बढ़ती है, बट यहां पर इस कंडीशन में 1.5 घंटे में ही बढ़ जाएगी। और ये ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में पहुंचेगा, पेनक्रियाज बहुत ज्यादा मात्रा में क्या सीक्रेट करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन की ज्यादा मात्रा ब्लड में क्या पैदा कर देगी? हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप सोचो, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डाइफोरेसिस, डिजीनेस, चक्कर आना, क्या हाइपोग्लाइसीमिया के साइन हो सकते हैं? यस, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन हो सकते हैं। यस, तो ये सारी की सारी कंडीशन आधा स्टोमक बाहर निकलने के बाद इंसान में डेवलप होने वाली है। क्योंकि इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर क्या हुआ? इस पर्टिकुलर बीमारी में यह हुआ, इतने सारे सिम्टम आने लग गए इंसान को खाना खाने के बाद। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स को क्या नाम दें अपन? ग्रुप ऑफ सिम्टम। अच्छा, ग्रुप ऑफ सिम्टम का कारण है वो, ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या बोलते हैं अपन? सिंड्रोम। इस ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या बोलते हैं अपन? सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम का कारण क्या है? फूड का जल्दी से डंप होना। फूड का जल्दी से डंप होना, कहां से कहां डंप होना? स्टोमक से इंटेस्टाइन में। फूड का बहुत जल्दी से डंप होना, फूड का बहुत जल्दी से डंप होना, कहां से कहां डंप होना? आंसर है स्टोमक से इंटेस्टाइन में डंप होना। तो फूड के बहुत जल्दी से डंप होने की वजह से डिफाइन करते हैं इसको अपन रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर द सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ज्यों की त्यों परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में आई हुई है। रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर द सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी प्रोड्यूस द डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग का मतलब है डंप होना। किसका डंप होना? अनडाइजेस्टेड फूड का। कहां से डंप होना? स्टोमक से। कहां पर डंप होना? इंटेस्टाइन में, जिसके 15 से 30 मिनट बाद इंसान में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग डेवलप हो जाता है। और यदि इंसान ने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में खाया है तो टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डाइफोरेसिस, डिजीनेस भी डेवलप हो जाएगा। इस पर्टिकुलर बीमारी को डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट में अपन डिस्कस करें, डंपिंग सिंड्रोम किसी इंसान को हो गया, आधा स्टोमक निकाल दिया, अब दोबारा से थोड़ी जोड़ेंगे। इसका मतलब है आधा स्टोमक निकालने के बाद जब ये फिजिशियन के पास जाएगा तो सिम्टम बताएगा। सिम्टम बताते ही फिजिशियन डायग्नोस कर देगा कि भैया डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम है, आधा स्टोमक निकल गया। अब क्या किया जाए? अब कौन सा मैनेजमेंट एस्पेक्ट है जो अपन को इस्तेमाल करना चाहिए? इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो ताजिंदगी रहने वाली है। तो व्हाट आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? क्या क्या मैनेजमेंट एस्पेक्ट हैं जो अपन को इस्तेमाल करने चाहिए? चले मैं दो पॉइंट बताता हूं, आपको उनमें से एक का चुनाव करना। इस इंसान में फूड बहुत जल्दी से डंप हो रहा है स्टोमक से इंटेस्टाइन में। क्या मकसद होना चाहिए अब अपना? स्टोमक जल्दी खाली हो या लेट खाली हो? इस बीमारी को कंट्रोल करना है तो मकसद क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्या मैनेजमेंट एस्पेक्ट अपन को इसमें जोड़ना है? स्टोमक लेट खाली हो। बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि जल्दी खाली हो रहा है। बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि जल्दी खाली हो रहा है। क्या चाहते हो आपकी स्टोमक लेट खाली होने लगे? अब इसके लिए क्या मेजर हैं जो आप यूज करना चाहोगे? चलो पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप ऐसे इंसान से कहेंगे कि खाना खाते ही आपको 1 घंटे घूमना है या खाना खाते ही आपको लेट जाना। क्या चाहते हो आप? स्टोमक लेट खाली हो? बताओ, आंसर आ रहा है। आपको बताना है कि आपको खाना खाते ही लेट जाना है।
आपको खाना खाते ही लेट जाना है ताकि स्टोमक लेट खाली हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे इंसान से कहोगे आप कि आप दिन में 2 बार ही खाना खाओ, 3-3 4-4 चपाती या 2-2 चपाती जो खाते हो, या तो 2 बार खाना खाओ या 6 बार खाना खाओ। लार्ज मील एक साथ ही खा ले या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। देखो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। एक साथ खाना खाएगा तो स्टोमक पे दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा तो स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा। वही तो नहीं चाह रहे अपन। इसका मतलब है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील शुड बी टेकन बाय द पेशेंट। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 3, आप मरीज से कह रहे हो कि खाने के दौरान और खाने से बाद आपको 2 गिलास पानी पीना है, या फिर यह कहोगे कि पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, ना तो खाने के बीच में पियो ना खाने के बाद पियो, लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगा पा रहे हैं आप? यदि पानी पिएगा तो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जल्दी खाली होगा। जल्दी खाली नहीं कराना, लेट खाली कराना है तो ना तो खाने के दौरान और ना खाने के बाद इसको पानी पीना है। ना तो खाने के दौरान और ना खाने के बाद इसको पानी पीना है। इज दैट क्लियर? अगले पॉइंट पर आओ आप। किस तरह की डाइट आप इसको प्रिस्क्राइब करना चाहोगे? ऑप्शन दे रहा हूं मैं 2, गौर से सुनना। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट डाइट। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट डाइट, या लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट। अच्छा, प्रोटीन तो दोनों ऑप्शन में समान है, उसको छोड़ो। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देंगे नहीं, जल्दी खाली होगा। अच्छा, फैट ज्यादा देंगे, हां लेट खाली होगा। आंसर इज लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट। कितनी अजीब बात है, इस बीमारी में फैट आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो भी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है। तो आंसर है लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट। लास्ट वर्ड इसमें अपन बात करें, यहां पर आप डाइट में फाइबर जोड़ना चाहोगे, हाई फाइबर डाइट या लो फाइबर डाइट? हाई फाइबर डाइट या लो फाइबर डाइट? फाइबर ज्यादा देने हैं या कम देने हैं? फाइबर ज्यादा देने हैं या कम देने हैं? तो आंसर है हाई फाइबर डाइट। देखें, जो भी आप सैलेड खाते हैं, खीरा, ककड़ी, टोमेटो, ये सब फाइबरस फूड होते हैं। ये स्टोमक में फीलिंग ऑफ फुलनेस कॉज कराते हैं। आप कभी इन चीजों को खाने से आधे घंटे पहले भरपेट इस्तेमाल करो, आपको मालूम चलेगा कि आपका पेट भर गया, पेट भरा हुआ लगता है। इसका मतलब स्टोमक को लेट खाली कराते हैं, और यही तो चाह रहे हैं अपन। जितने ज्यादा फाइबर खाओगे उतना ही स्टोमक लेट खाली होगा। तो यहां पर किस तरह की टोटल डाइट दें? गौर से सुने शब्द को। लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई फाइबर डाइट, सब कुछ हाई देना है, केवल कार्बोहाइड्रेट आपको लो देना। इज दैट क्लियर? इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से यदि पढ़ा जाए तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? ज्यों की त्यों डेफिनेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? इट इज डिफाइंड एज द रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक, रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, आधा स्टोमक निकालने के बाद
स्टोमक का जल्दी से खाली हो जाना डंपिंग सिंड्रोम कॉज करेगा। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है डंपिंग ऑफ फूड, डंपिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, डंपिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कहां से कहां पर डंप हो रहा है? स्टोमक से डंप हो रहा है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जल्दी से डंप होने की वजह से यहां ग्रुप ऑफ सिम्टम अपीयर हो रहे हैं। और ग्रुप ऑफ सिम्टम के लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम के लिए अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं सिंड्रोम। तो क्या परिभाषा हुई? रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। कंसेप्ट हो गया डंपिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन which cause group of symptom which are considered as syndrome, and the reason for syndrome is dumping the undigested food, so the disorder is known as dumping syndrome. अगला वर्ड, what is the etiology of dumping syndrome? डंपिंग सिंड्रोम की क्या इटियोलॉजी होगी? तो यहां पर एक ही इटियोलॉजी होगी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, स्टोमक को निकालना। गैस्ट्रिक रिसेक्शन, स्टोमक को निकालना, और आधा स्टोमक निकालना क्या कहलाएगा? आंसर है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। यानी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद यूजुअली इंसान में डंपिंग सिंड्रोम के फीचर डेवलप हो जाते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? डंपिंग सिंड्रोम के क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? आंसर है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। ऐसे इंसानों में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, जिसका कारण दिया जाता है, क्या एज यूजुअल यह डेवलप होता है? नहीं, ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आफ्टर टेकिंग हाई शुगर, आफ्टर टेकिंग हाई शुगर डाइट लेने के बाद डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, साथ में डिजीनेस, डाइफोरेसिस, और कभी कभार कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी डेवलप हो जाती। कभी कभार कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी डेवलप हो जाती है। ये सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डेवलप होते हैं। चूंकि इसके एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग के अलावा कभी कभार इंसान में अपन बात करें, अनडाइजेस्टेड फूड जब आगे जाएगा तो पर्सन में एब्डोमिनल क्रैम्प भी डेवलप हो जाएंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प। और चूंकि बहुत जल्दी से एम्प्टी हो रहा है तो आगे भी पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बढ़े हुए रहेंगे, जिससे इंसान में डेवलप हो जाएगा डायरिया, तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। देखें यहां परिभाषा हो गई, एटियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर हो गए। और बेहतर तरीके से देख लें क्लिनिकल फीचर को। बड़ा अच्छा कार्टून बना हुआ है, देखो ये स्टोमक का खाना और जल्दी से ड्यूडेनम में डंप हो गया, ट्रॉली से डंप हो गया, बोले तो दिखाया गया है बहुत जल्दी से डंप हो गया। डंप होने की वजह से एपीगैस्ट्रिक फुलनेस,
पर्सन में डेवलप हो गई। सिम्टम अपीयर होते हैं 15 से 30 मिनट बाद, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद। वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी, वर्टाइगो, डाइफोरेसिस, वीकनेस, डिजीनेस, वर्टाइगो, डाइफोरेसिस, टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, चूंकि यह सेल्फ लिमिटिंग माना जाता है, या मैनेजमेंट एस्पेक्ट में भी लिखा हुआ है कोई फ्लूइड नहीं लेना है, हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, बोले तो पोटैटो, ब्रेड, इनका इस्तेमाल खाने में ना करें, अदरवाइज तो डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम डबल हो जाएंगे। इसके अलावा बीमारी का कैसे डायग्नोसिस करोगे आप? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर? तो देखें, इस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा उसी के पास तो जाएगा मरीज 20 दिन बाद कि सर मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं 1 महीने बाद। अब उसने ऑपरेशन किया है तो पहले से दिमाग में फिक्स है कि इसको डंपिंग सिंड्रोम डेवलप होना है, तो वहां पर मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही और सर्जिकल हिस्ट्री के आधार पर ही डायग्नोसिस हो जाएगा। तो डायग्नोसिस इज मेड बाय द सर्जिकल हिस्ट्री। अब ध्यान रखने वाली बात है कि क्या इलाज आप इस बीमारी का करना चाहोगे। देखो, बीमारी होने का कारण है स्टोमक आधा निकाल दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टोमक निकाल दिया तो कोशिश ये करें किसी कारण से ही निकाला होगा, वापस से जोड़ना तो उचित नहीं। स्टोमक जो निकल गया वो तो निकल गया। कब तक ये डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम इंसान में चलने वाले हैं? आंसर है जब तक है जान। कब तक चलेंगे ये सिम्टम? आंसर है जब तक है जान, क्योंकि स्टोमक तो निकल चुका है। तो अब इस इंसान को प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यह प्रिकॉशन इस्तेमाल करेगा आखिर कब तक? इसका भी आंसर है जब तक है जान। यानी कौन कौन सी प्रिकॉशन है जो इसको जिंदगी भर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि इंसान में डंपिंग सिंड्रोम के फीचर डेवलप ना हो। तो देखें कौन कौन सी प्रिकॉशन अपन ने बताई। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली प्रिकॉशन, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाए या घूमने लग जाए। तो आंसर है लेट जाना है ताकि स्टोमक में खाना पड़ा हुआ रहे और वो जल्दी से खाली ना हो। तो टेक सुपाइन पोजीशन, टेक सुपाइन पोजीशन आफ्टर द मील, टेक सुपाइन पोजीशन आफ्टर द मील। खाना खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करना। पॉइंट नंबर 2, पर्सन खाना खाएगा, ये टुकड़ों में खाना खाए या एक साथ खाए? एक साथ खाएगा तो स्टोमक पे दबाव बढ़ेगा और स्टोमक और जल्दी खाली होगा। तो इसको किस तरह की डाइट लेने की एडवाइज करेंगे आप? स्मॉल फ्रीक्वेंट, हर 3 घंटे से थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना। फ्रीक्वेंट डाइट आर टेकन, ताकि स्टोमक पर दबाव ना पड़े, क्योंकि आधा अधूरा है स्टोमक। एक साथ खाएगा तो जल्दी खाली होने लग जाएगा स्टोमक। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करें। क्या खाने के दौरान या बाद में 2 गिलास 1 गिलास पानी पी ले? क्या नहीं, जल्दी खाली हो जाएगा पानी पीने से। तो यहां पर अपन बात करेंगे अवॉइड इनटेक ऑफ फ्लूइड, अवॉइड इनटेक ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग और आफ्टर द मील। कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है ड्यूरिंग और आफ्टर द मील। 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है इंसान को। पानी पिएगा तो स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा। किस तरह की डाइट है जो इंसान को प्रोवाइड करानी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कैसे रखें अपन डाइट में? कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं या ज़्यादा लेने हैं? आंसर आपको मिल चुका है। आंसर है लो कार्बोहाइड्रेट। ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्टोमक के खाली होने का क्रम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने से सबसे जल्दी खाली होता है और फैटी डाइट लेने से सबसे लेट खाली होता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन एज यूजुअल खाने को प्रिस्क्राइब करेंगे अपन, हाई प्रोटीन और देखो स्पेशल हाई फैट डाइट। नॉर्मली हर बीमारी में आप बोलते हो लो फैट डाइट, इस बीमारी में बोलना पड़ेगा हाई फैट डाइट। फाइबर या सैलेड अपन को रूटीनली लेना चाहिए क्योंकि फाइबर से स्टोमक लेट खाली होता है, तो यहां डाइट अपन प्रिस्क्राइब करेंगे हाई फाइबर डाइट आर प्रिस्क्राइब। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशन हैं जो इंसान को आजमाने हैं, लाइफ लॉन्ग आजमाने हैं। लास्ट पॉइंट क्या, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इस बीमारी में अपन बोलें खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए क्या, बिल्कुल नहीं हो। मीठा का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, और वही तो नहीं चाह रहे अपन, जल्दी खाली हो जाएगा। तो खाने के बाद जिनकी हैबिट होती है थोड़ा सा गुड़, चीनी या कोई और भी मीठी चीज खाने की, उनको मना कर देना है कि भैया मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना, अदरवाइज तो सिम्टम लगातार बने हुए रहेंगे। तो खाने के बाद स्वीट सब्सटेंस को अवॉइड करना है, अवॉइड स्वीट ड्यूरिंग और आफ्टर मील। यानी इस बीमारी में खाने के बाद मीठा हो जाए नहीं, खाने के बाद मीठा नहीं देना है पर्सन को। तो अवॉइड स्वीट ड्यूरिंग और आफ्टर द मील, इट इज द कंसेप्ट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आ गया। डंपिंग सिंड्रोम परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक पढ़ें आप। रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, कंसेप्ट है फूड का जल्दी से डंप होना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम पैदा करेगा, इसलिए बीमारी को डंपिंग सिंड्रोम बोल रहे हैं। इटियोलॉजी है स्टोमक को रिमूव करना, आधे स्टोमक को बोले तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोम। ये सारे के सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभार एब्डोमिनल क्रैम्प और डायरिया। इस इंसान को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, कारण बता दिया, जब होता है जब इंसान हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, डाइफोरेसिस और कंफ्यूजन तक डेवलप हो जाता है। ये सिम्टम को इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया है। 15 से 30 मिनट बाद सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। द सिम्टम हैज बीन स्टार्ट 15 to 30 मिनट आफ्टर टेकिंग द मील। और सिम्टम कौन कौन से हैं ये सारे के सारे आपके सामने हैं। डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है, मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस हो जाएगा। जिंदगी भर ये सलाह माननी पड़ेगी, खाना खाते ही लेट जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाना है, किसी भी तरह का पानी, छाछ या फ्लूइड खाने के दौरान और खाने के बाद तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट और हाई फाइबर डाइट लेनी है। खाने के बाद मीठा नहीं होना चाहिए, तो स्वीट को अवॉइड करना है। यदि इन इंसानों में सिम्टम फिर भी बने हुए रहें और सिम्टम मैसिव हो जाए, मैसिव में खासकर डायरिया डेवलप हो जाए, तो कभी कभार दवाई के रूप में इन इंसानों को एंटी डायरियल ड्रग अपन देते हैं, खासकर लोप्रेमाइड देते हैं। देखो लोप्रेमाइड ऐसी दवाई है जो जीआईटी के मूवमेंट को कम करती है। लोप्रेमाइड जीआईटी के मूवमेंट को कम करती है। अफीम है, ये ओपोइड है। लोप्रेमाइड से जीआईटी के मूवमेंट कम होंगे, इसके दो फायदे होंगे। पूरी जीआईटी के मूवमेंट कम होंगे तो स्टोमक के मूवमेंट भी कम होंगे। स्टोमक के मूवमेंट कम होंगे तो स्टोमक लेट खाली होगा, और यही तो चाह रहे हैं अपन कि स्टोमक लेट खाली हो, यही तो चाह रहे हैं अपन कि स्टोमक लेट खाली हो, और साथ में डायरिया वाला सिम्टम भी क्योर हो जाएगा। तो ये दवाइयां अपन इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल अबाउट द डंपिंग सिंड्रोम। तो ये दूसरी बीमारी।
पहली बीमारी पेप्टिक अल्सर हो गई, दूसरा डंपिंग सिंड्रोम हो गया। अगली बीमारी पढ़ें अपन, जिस बीमारी का नाम है GERD। बीमारी का नाम है GERD, बोले तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। देखें, एक नाम आप और मैं सिंपली इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब अपन को एसिडिटी हो रही है तो एक कॉमन सी बात अपन बोलते हैं कि सीने में जलन होती है। अच्छा, वो नॉर्मली हो जाती है, कभी कभार अपन ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो एक आध दो दिन रहती है। आप और मैं पेंटोसिड DSR ले लें, उससे वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन बाहर का खाना खाते हैं तो एसिड रिफ्लेक्स होता है, वो एक नॉर्मल सी कंडीशन है, दैट इज द सिंपल एसिडिटी। ये एक मेजर बीमारी है जिसमें हार्ट बर्न के अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें शामिल होती हैं। क्या कंसेप्ट है इस बीमारी का, उसको समझें आप। देखो, नाम से ही मालूम चल रहा है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसका मतलब है यहां पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, उनका रीगर्जिटेट होना ईसोफेगस में। अच्छा, रीगर्जिटेट होने का मतलब है गैस्ट्रिक कंटेंट का बैक फ्लो हो रहा है। गैस्ट्रिक कंटेंट का क्या हो रहा है, बैक फ्लो। कहां से कहां हो रहा है, स्टोमक से ईसोफेगस में हो रहा है। तो परिभाषा देखो आप, इट इज डिफाइंड एज द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस। गैस्ट्रिक कंटेंट का स्टोमक से ईसोफेगस में बैक फ्लो होना GERD कहलाता है। GERD बीमारी में लगातार बैक फ्लो होता रहता है। तो सबसे पहले तो इसी को समझें कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, स्टोमक में डेली HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलो 100 ml का प्रोडक्शन होता है और यह यूटिलाइज भी हो जाता। अच्छा, स्टोमक में जब खाना आता है तो कार्डियक स्फिंक्टर बंद हो जाती है और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बंद हो जाती है। बीमारी पढ़ रहे हैं अपन GERD। GERD किस किस तरीके से हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, ये वाली स्फिंक्टर टोटली क्लोज रहनी चाहिए। यदि इसके अंदर फूड आ जाए तो, अगर इस स्फिंक्टर में मसल कमजोर हो गई, या मैं बोलूं कि कार्डियक स्फिंक्टर के डिसफंक्शन हो जाए, व्हेन देयर इज एनी डिसफंक्शन टू द कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, कार्डियक स्फिंक्टर यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही तो GERD हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बीमारी होती है हाइटल हर्निया। एक बीमारी होती है हाइटल या हाइटस हर्निया। देखें, हाइटस हर्निया का मतलब यह होता है कि नॉर्मली जो डायफ्राम होता है, इसके अंदर डायफ्रागमेटिक ओपनिंग होती है जिससे ईसोफेगस निकलती। तो डायफ्राम के ऊपर तो है थोरेसिक कैविटी और नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। तो कई बार एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टोमक का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, बोले तो थोरेसिक कैविटी में चला जाता है। सोचो, स्टोमक थोरेसिक कैविटी में चला गया तो ये कार्डियक स्फिंक्टर इंबैलेंस हो जाएगी, यह प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से GERD के सिम्टम मरीज में आने लगेंगे। तो हाइटल हर्निया में कार्डियक स्फिंक्टर खराब हो जाती है। अपन पढ़ रहे हैं GERD क्यों होता है। तो पहला कारण कार्डियक स्फिंक्टर खराब हो गई, दूसरा कारण HCl डेली 100 ml सीक्रेट होता है। यदि ये 200 ml सीक्रेट होने लग जाए तो इसका मतलब है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl, तो भी रीगर्जिटेशन होगा, नॉर्मली होना चाहिए। दूसरा कारण है HCl का सीक्रेशन बढ़ जाना। तीसरा कारण कि यहां से फूड आसानी से आगे चला जाना चाहिए। यदि ये वाला हिस्सा नैरो हो गया तो
ये वाला हिस्सा नैरो हो गया। बताओ, नैरो होने का मतलब है स्टोमक के अंदर का दबाव बढ़ेगा और ये जो फूड कंटेंट या गैस्ट्रिक कंटेंट है आगे की बजाय बैक साइड में फ्लो करेंगे। तो तीसरा अपन बात कर सकते हैं, इसका कारण हो सकता है यदि पाइलोरिस स्टीनोसिस हो जाए, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या पाइलोरिक स्टीनोसिस हो जाए तो भी जीईआरडी हो सकता है। तो देखें, या तो ऊपर वाला हिस्सा खराब हो जाए या नीचे वाला हिस्सा सिकुड़ जाए या बीच में एचसीएल का सीक्रेशन बढ़ जाए। इन सारी की सारी कंडीशन से इंसान को जीईआरडी के सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। जीईआरडी होने के लिए देखो कौन कौन से पॉइंट बोलूंगा मैं। व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ जीईआरडी? एटियोलॉजी के बारे में यदि बोला जाए, नंबर 1 हाइटल हर्निया। अब मैं पूछूं आपसे कि हाइटल हर्निया की वजह से जीईआरडी क्यों हो जाएगा? आंसर दे रहे हैं आप कि सर कार्डियक स्फिंक्टर के डिसफंक्शन हो जाएंगे। तो हाइटल हर्निया के लिए जरूरी है, हाइटल हर्निया होने से क्या होगा? डिसफंक्शन होंगे, डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। अगला कारण दिया जाए, उन इंसानों में भी जीईआरडी हो जाता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, एनएसएआईडी, स्ट्रेस इनसे सफर कर रहे होते हैं या इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे एक्सेसिव यूजेज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। जो मैंने शब्द बोले हैं क्या हैं? वो सारे के सारे गैस्ट्रिक इरिटेंट हैं। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी जीईआरडी कॉज करेगा। उसके अलावा यदि स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में किसी तरह की रुकावट आ रही है तो भी जीईआरडी हो सकता है। बोले तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, बोले तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी। और भी एक आध रिस्क फैक्टर हैं इसके जो इससे एसोसिएटेड हैं, वो हैं ओबेसिटी, इसके अलावा है प्रेगनेंसी। ओबेसिटी और प्रेगनेंसी, यहां लॉजिक लगाएं, आखिर ऐसे इन फैक्टर की वजह से जीईआरडी क्यों होता है? देखो, ओबेसिटी, कोई पर्सन ओबेस है तो एब्डोमिनल गर्थ बढ़ी हुई होगी। अच्छा, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ी, इसका मतलब एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा, और एब्डोमेन का प्रेशर ज्यादा होता है इंसान में, ऑटोमेटिक सी बात है स्टोमक पर दबाव ज्यादा होगा तो जीईआरडी होगा। अगला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज कई गुना बढ़ गया। बताओ, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ा तो भी स्टोमक पर दबाव बढ़ेगा, और स्टोमक पर दबाव बढ़ेगा तो जीईआरडी होगा। यानी वो सारी की सारी कंडीशन जिनमें स्टोमक पर दबाव बढ़ेगा वो जीईआरडी को कॉज करेंगी। तो देखें, जीईआरडी होने के ये कुछ कॉमन कारण हो गए। ऊपर का हिस्सा खराब, बीच में एचसीएल ज्यादा है, या फिर पाइलोरस में कोई रुकावट है तो जीईआरडी हो जाएगा। तो ये कॉमन कारण हो गए। अब जीईआरडी होने के बाद इंसान को कौन कौन से सिम्टम आने वाले हैं? देखो, सिम्टम में जब यहां पर एसिड का रिफ्लेक्स होगा तो पर्सन को सबसे कॉमनली तो डेवलप होगा सीने में जलन, और सीने में जलन को अपन नाम देते हैं पाइरोसिस। सीने में जलन को अपन नाम देते हैं पाइरोसिस। पाइरोसिस बोले तो हार्ट बर्न। कुछ कॉमन सिम्टम हैं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो पूरे जीआईटी में चलेंगे। पर्सन को फूड को निगलने में दिक्कत आने लग जाएगी। फूड को निगलने में दिक्कत आना कंडीशन को बोलते हैं डिस्फेजिया। कंडीशन को बोलेंगे डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। और यदि एसिड की वजह से ईसोफेगस की अंदर वाली दीवार पर घाव हो गए हैं तो निगलने के दौरान दर्द भी होगा। इंसान को निगलने के दौरान दर्द भी होगा। इस कंडीशन को नाम देते हैं अपन ओडिनोफेजिया, पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। दो अलग अलग चीजें हो गई। निगलने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, दैट इज द डिस्फेजिया। पेन ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग इज नोन एज ओडिनोफेजिया। साथ में एसिड ऊपर रिगर्जिटेट हो रहा है
तो इंसान में चेस्ट टाइटनेस भी डेवलप हो जाएगी, भारीपन महसूस होगा, चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस होने लग जाएगा। और पर्सन को कभी कभार एसिड के रिगर्जिटेशन की वजह से पाल्पिटेशन तक डेवलप हो जाता है। और देखो, सीने में भारीपन होना, पाल्पिटेशन होना और कभी कभार लीजन बने हुए हैं तो इंसान को चेस्ट पेन भी होता है। देखो, ये तीनों ऐसे साइन हैं जो घबराहट पैदा करेंगे इंसान में, और उसको लगेगा कहीं कोई हार्ट में तो दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर सीने में भारीपन, साथ में धड़कन का बढ़ जाना, साथ में सीने में दर्द होना, सीने में जलन होना, तो इंसान को कई बार भ्रम पैदा करता है कहीं मेरे हार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी की सारी दिक्कतें सामान्यतः डेवलप होती हैं खाना खाने के बाद। ये सारी की सारी दिक्कतें डेवलप होने वाली हैं कब? खाना खाने के बाद। तो ये कभी कभार इस तरह के मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होकर ईसीजी तक कराते हैं, जो कि नॉर्मल आती है, क्योंकि उनको डर होता है कि मेरे हार्ट में तो दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे सिम्टम आने लगेंगे जब ये मरीज को बार बार सिम्टम आएंगे और वह डॉक्टर के पास जाएगा और वो बताएगा खाना खाते ही बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, सीने में भारीपन आता है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, नोजिया लगातार बना हुआ रहता है। और डॉक्टर को जीईआरडी का डाउट होगा तो ईसोफेगस को देखना पड़ेगा, ईसोफेगस को देखना पड़ेगा। और इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए सेम पेप्टिक अल्सर में जो प्रोसीजर यूज किया था एंडोस्कोपी, वही प्रोसीजर अपन यहां पर यूज करेंगे। एंडोस्कोपी करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ मिलता है क्लियर। ईसोफेगस में यदि बहुत कम डैमेज है उसका नाम वहां पर लिखा हुआ मिलता है जीईआरडी ग्रेड फर्स्ट। डैमेज ज्यादा हो गया, सब म्यूकोसा तक चला गया, ग्रेड सेकंड। अल्सरेशन कॉज हो गए, ग्रेड थर्ड। और मस्कुलर लेयर तक पहुंच गया, दैट इज द ग्रेड 4। जितना ज्यादा डैमेज है इसका मतलब जीईआरडी उसी ग्रेड में है। तो यहां पर सबसे पहले तो मरीज के सिम्टम सुने आपने, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया? तो इन्वेस्टिगेशन जो जीईआरडी में करेंगे इट इज द एंडोस्कोपी। अच्छा, एंडोस्कोपी करने के बाद कंफर्म हो गया कि इंसान को जीईआरडी है। अब अपन को क्या करना चाहिए? जीईआरडी है, अब अपन को क्या करना चाहिए? तो व्हाट आर द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ जीईआरडी? सबसे पहले गैस्ट्रिक इरिटेंट को लगातार इस्तेमाल करते रहें या बंद कर दें? आंसर दे रहे हैं आपकी सर बंद कर दो, क्योंकि एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट तो यहां पर होगा अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेंट, अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेंट। ज्यादा एचसीएल सीक्रेट नहीं होना चाहिए, अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, कोई दवाई भी दें क्या अपन? किसी तरह की दवाई का भी इस्तेमाल करना है क्या? यस, एसिड का सीक्रेशन कम कर दो, उसी से तो दिक्कत है। एसिड ऊपर आ रहा है, वही तो ईसोफेगस को जलाने का काम कर रहा है, तो एसिड का सीक्रेशन इनहिबिट कर दो। कौन सी दवाई दें? आंसर है पीपीआई दे दो, H2 ब्लॉकर दे दो और एंटासिड दे दो। पीपीआई, H2 ब्लॉकर और एंटासिड, इनका इस्तेमाल करेंगे अपन। क्या इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतनी है? क्या इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतनी है? बोले तो कोई एडवाइज जो आप मरीज को देना चाहें। देखें यहां पर समस्या क्या आ रही है, स्टोमक में फूड रखा हुआ है और ये स्टोमक से ईसोफेगस में जा रहा है। इसका मतलब है स्टोमक में जितनी देर तक फूड रखा हुआ रहेगा वो बैक में जाता रहेगा। स्टोमक में फूड ज्यादा समय तक रहना ज्यादा जीईआरडी कॉज करेगा। तो यहां अपन क्या टारगेट बनाएं? अभी पिछली बीमारी में अपन ने टारगेट बनाया कि स्टोमक लेट खाली हो,
यहां पर क्या टारगेट बनाएं? स्टोमक जल्दी खाली हो जाए। बताओ, जल्दी से खाली हो गया तो स्टोमक में कुछ रहेगा ही नहीं, तो रीगर्जिटेट कैसे होगा? अब यहां पर कौन कौन सी सलाह आप देना चाहेंगे? पहला, खाना खाते ही आप लेट जाओ या 1 घंटे घूमो। बताओ, आंसर आ रहा है खाना खाते ही सुपाइन पोजीशन नहीं लेनी है, 1 घंटे घूमना है। खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। तो डू नॉट टेक सुपाइन पोजीशन जस्ट आफ्टर टेकिंग द मील। खाना खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन नहीं लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, खाना खाने के दौरान लिक्विड का इस्तेमाल करें क्या? अच्छा, वैसे सोचें लिक्विड से जल्दी खाली हो जाएगा, बट लिक्विड से स्टोमक के मूवमेंट बढ़ते हैं और यहां इस स्फिंक्टर में वैसे ही डिस्फंक्शन है, GERD हो रखा है, तो रीगर्जिटेशन निश्चित होगा। तो यहां भी सेम एडवाइज है कि यहां पर खाने के दौरान इंसान को एडवाइस देंगे ना तो खाने के दौरान ना खाने के बाद किसी तरह का पानी नहीं पीना, किसी भी तरह का पानी नहीं पीना है। इज दैट क्लियर? अगले पॉइंट के बारे में, किस तरह की डाइट लेनी है? किस तरह की डाइट लेनी है? प्रोटीन तो वही नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल प्रोटीन या हाई प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जल्दी खाली कराना चाहते हो, हाई कार्बोहाइड्रेट। फैट, लो फैट डाइट। अच्छा, फाइबर लेंगे तो लेट खाली होगा, लो फाइबर डाइट। वहां से जस्ट अपोजिट है। अभी जो बीमारी पड़ी डंपिंग सिंड्रोम, वहां उद्देश्य था स्टोमक को जल्दी खाली करा दो, और वहां उद्देश्य था स्टोमक को लेट खाली कराओ। यहां उद्देश्य मैनेजमेंट में उद्देश्य क्या? जल्दी खाली कराओ। तो हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट और लो फाइबर डाइट आर गिवन टू द पेशेंट ऑफ GERD। इज दैट क्लियर? और लास्ट, अपन इसके अंदर बात करें, मैं आपसे पूछूं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए क्या, तो शायद आपका आंसर है कि यस सर, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। बट मीठे के अंदर ऐसा नहीं कि आप चॉकलेट दे रहे हो, गुलाब जामुन दे रहे हो, उनके अंदर फैट भी होता है। तो मीठे का मतलब है गुड़ हो जाए, थोड़ी बहुत शक्कर हो जाए, बोले तो प्योर कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट अपन को प्रिस्क्राइब करनी है। तो क्या एडवाइज है जो अपन यहां पर मरीज को देना चाहेंगे? यहां पर बोला जाए, सबसे पहले डू नॉट टेक सुपाइन पोजीशन जस्ट आफ्टर द मील। डू नॉट टेक सुपाइन पोजीशन जस्ट आफ्टर द मील। खाना खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन नहीं लेनी है। अगले पॉइंट में अपन बात करें, डू नॉट यूज लिक्विड ड्यूरिंग और बिफोर द मील। ड्यूरिंग और बिफोर द मील किसी भी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना है, रीगर्जिटेशन डबल हो जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें, रात को खाना और सोने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप हो तो 2 घंटे का गैप हो तो उचित होगा। टेक द इवनिंग मील एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो एज अर्ली एज पॉसिबल, बोले तो शाम को 6-7 बजे ही इंसान को खाना खा लेना चाहिए। उसके अलावा किस तरह की डाइट है जो आप पर्सन को देना चाहेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर अपन ने बात की थी लो कार्बोहाइड्रेट, यहां पर अपन बोलेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट। यहां पर अपन बोलेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, प्रोटीन वही चलेगा, नॉर्मल प्रोटीन या हाई प्रोटीन। वहां बोली थी हाई फैट, यहां हाई फैट देंगे तो स्टोमक लेट खाली होगा, बोले तो लो फैट डाइट।
और फाइबर भी यहां आपको कम देने हैं, क्योंकि फाइबर से स्टोमक लेट खाली होता है। तो डाइट जस्ट रिवर्ट हो गई, एक प्रोटीन को छोड़ दें तो सब कुछ बदला। वहां पर लो कार्बोहाइड्रेट डंपिंग सिंड्रोम में, यहां हाई कार्बोहाइड्रेट, वहां पर हाई फैट, यहां लो फैट, वहां हाई फाइबर और यहां लो फाइबर। और लास्ट, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए क्या? तो पर्सन कैन यूज द स्वीट आफ्टर द मील, खाने के बाद कुछ मीठा हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ GERD। दोनों में अपन ध्यान रखें, डंपिंग सिंड्रोम के होने का कारण है स्टोमक का जल्दी खाली होना। तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट में क्या उम्मीद रखते हैं कि स्टोमक में खाने को रुकने दो, लेट खाली कराओ। मैनेजमेंट की बात करो, बीमारी का कारण है जल्दी खाली होना, मैनेजमेंट में क्या चाहते हो? लेट खाली हो। GERD में अपन बात करें तो GERD का मीनिंग है स्टोमक लेट खाली हो रहा है तो रीगर्जिटेशन हो रहा है। तो मैनेजमेंट में क्या चाहोगे? जल्दी खाली हो। दोनों में एक कॉमन चीज है कि लिक्विड दोनों में नहीं देंगे अपन, लिक्विड का इस्तेमाल दोनों में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम भी बढ़ेंगे और रीगर्जिटेशन भी बढ़ेगा। बाकी सारी की सारी एडवाइज अलग हैं। तो ये पॉइंट हो गए यहां पर, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए GERD में। यहां से अपन ने स्टार्ट किया। व्हाट इज द GERD? सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द बैक फ्लो, इट इज द बैक फ्लो। किसका बैक फ्लो? स्टोमक के कंटेंट का। इट इज द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। कहां से कहां? गैस्ट्रिक कंटेंट का बैक फ्लो कहां से कहां? इट इज द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस, फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस। व्हाट इज दिस? इट इज द डेफिनेशन। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ GERD। कम ऑन टू द नेक्स्ट। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं क्या है? ये डिसफंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, हाइटल हर्निया, एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ओबेसिटी और प्रेगनेंसी। व्हाट इज दिस? दैट इज द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इट इज द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इज दैट क्लियर? कौन कौन से क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होंगे? दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ GERD। पाइरोसिस बोले तो हार्टबर्न, चेस्ट पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, डिफिकल्टी इन पेन के लो, पेन ड्यूरिंग द swallowing इज नोन एज ओडिनोफेजिया। उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, हैवीनेस, पाल्पिटेशन, ये फीचर डेवलप होंगे। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर? कौन सी जांच कराना चाहोगे? आंसर है एंडोस्कोपी। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट? तो गैस्ट्रिक इरिटेंट को बंद कर दो। दवाई कौन सी दें अपन? PPI, H2 ब्लॉकर और एंटासिड। और क्या क्या एडवाइज है जो आप देना चाहेंगे? खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन नहीं लेनी, खाने से पहले, खाने के दौरान और बाद में जस्ट पानी या कोई भी लिक्विड नहीं पीना, खाने को शाम को जितना जल्दी खा लो बेहतर है, खाने और लेटने के बीच में 2 घंटे का गैप रखो, और जब आप सोने जाओ तो सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड तो पूर्णतः बंद कर देना है। लिक्विड लोगे तो रीगर्जिटेशन होना निश्चित है, तो लिक्विड तो पूर्णतः बंद कर देना है। और उसके अलावा कैसी डाइट लेनी है? हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट और लो फाइबर। और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए क्या? जो ऐड आप देखते हो तो इसमें तो बोलोगे हाँ सर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट हो गया, आप सीख गए GERD के बारे में और डंपिंग सिंड्रोम के बारे में। शायद 100% समझ में आ गया। यहां से क्लास स्टार्ट की थी अपन ने पेप्टिक अल्सर के कुछ एडिशनल पॉइंट। ब्लड ग्रुप O में कॉमन होता है, कैंसर कॉमन है A में,
इसका कारण भी एक और होता है, जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। पीपीआई का लंबे समय तक इस्तेमाल परनीशियस एनीमिया कॉज करता है। ये जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम हो गया। डंपिंग सिंड्रोम अपन ने स्टार्ट किया तो परिभाषा, रैपिड एम्प्टीनेस ऑफ स्टोमक आफ्टर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी इज नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। इटियोलॉजी है गैस्ट्रिक रिसेक्शन या सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प और डायरिया। और उसके अलावा ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम भी आते हैं। ये तब आते हैं जब इंसान अपनी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट या शुगर का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से होता क्या है, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन आएगा जो ब्लड में हाई ग्लूकोज का लेवल कम कर देगा, तो ये सारे सिम्टम अपीयर होने लग जाएंगे। डंपिंग सिंड्रोम ये लिख रहा है, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद सिम्टम आते हैं। ये सारे सिम्टम लिखे हुए हैं, वीकनेस, डिजीनेस, वर्टाइगो, डाइफोरेसिस, टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, ये सारे सिम्टम आते हैं क्योंकि फूड बहुत जल्दी से स्टोमक से ड्यूडीनम में डंप हो रहा है। स्टोमक से ड्यूडीनम में डंप हो रहा है। क्या मैनेजमेंट करें, स्टोमक तो दोबारा से जोड़ेंगे नहीं, खाना खाते ही लेट जाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, पानी या फ्लूइड का इस्तेमाल खाने के बीच में और बाद में नहीं करना है। कैसी डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फैट और हाई फाइबर। और खाने के बाद किसी भी तरह की स्वीट का इस्तेमाल नहीं करना है। बोले तो खाने के बाद मीठा नहीं होना चाहिए। कभी कभार जब क्रैम्प ज़्यादा रहते हैं या सिम्टम ज़्यादा रहते हैं और डायरिया तक डेवलप हो जाता है तो ये लोप्रेमाइड का इस्तेमाल अपन कर लेते हैं। इसके बाद GERD, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक टू ईसोफेगस विच में कॉज डैमेज टू द ईसोफेजियल म्यूकोसा। द कंडीशन इज नोन एज GERD। GERD का कारण आपको कारण में समझा दिया था, 3 जगह गड़बड़ हो सकती है। या तो गड़बड़ है यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर में, या ये वाला हिस्सा नैरो हो गया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है और ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या फिर HCl का सीक्रेशन बढ़ गया है, तो ये उसी से संबंधित है। कार्डियक स्फिंक्टर के डिस्फंक्शन हो जाएंगे। हाइटल हर्निया में गैस्ट्रिक इरिटेंट ज्यादा खाओगे तो HCl ज्यादा बनेगा पाइलोरस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। उसके अलावा ओबेसिटी और प्रेगनेंसी, क्योंकि इससे एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है। सिम्टम ये सारे के सारे आपके सामने हैं। दीज ऑल आर द सिम्टम ऑफ GERD। देन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करें, एंडोस्कोपी। मैनेजमेंट में गैस्ट्रिक इरिटेंट बंद कर दो, दवाई कौन सी दें, PPI, H2 ब्लॉकर और एंटासिड। और उसके अलावा कौन कौन सी सलाह देनी है, खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन मत लो, खाना इवनिंग में जल्दी खा लो, फ्लूइड का इस्तेमाल मत करो। और डाइट पर क्वेश्चन आता है जो शायद आप समझ गए, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट और लो फाइबर। जस्ट उल्टा अपन ने लिखा था डंपिंग सिंड्रोम में, और खाने के बाद स्वीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपके 2 माइनर डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं जिनका नाम है GERD और डंपिंग सिंड्रोम। इससे पहले अपन ने पेप्टिक अल्सर पढ़ ही लिया, इनमें बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? तो ये 3 डिसऑर्डर आपके कंप्लीट होते हैं। चूंकि टाइम ओवर हो चुका है तो आज के अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से मिलेंगे और स्टोमक के ही 1-8 डिसऑर्डर बचे हुए हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।